आपका आईडी कार्ड दिखाइए, आप अपना आईडी कार्ड दिखाइए। पहले कंसेंट हो रहा है सर, जो करवा रहा है वो लगवा रहा है, जो नहीं हो रहा। ड्राइविंग लाइसेंस को आईडी कार्ड बोल रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस को अपना आईडी कार्ड बोल रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी से आए हैं ना, आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का आईडी कार्ड दो। नहीं, वो हमारे ऊपर नहीं, मतलब एक बार बताओ, कोई लेटर नहीं दोगे आप? मुझे सैनिटेशन से मतलब नहीं है, मामला होगा, आप कुछ भी लेके आओगे हमारे नाम से आप लेटर दे दो ना। आप कोई लेटर बंदा बदतमीजी करके हमारे घर में घुसा, दूसरी बात है आईडी कार्ड भी नहीं दिखा रहा है। कल को चले जाओगे, हम क्या करेंगे? मैं लिख के दे रहा हूँ, खुद का आईडी कार्ड तो दिखा नहीं रहे हो। ऑफिस से पता लगा, कहीं को पता लगाओ, आप आईडी कार्ड लेके घूमना चाहिए आपको। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो ना, आपको आईडी कार्ड लेके घूमना चाहिए। मैं अपने ऑफिस जाती हूँ, अपना आईडी कार्ड लेके जाती हूँ, मुझे अलाउ नहीं होता बिना ऑफिस के। कहीं को सर्विस से पागल हो गया, ऐसे कुछ भी बना दोगे। ऑर्डर है क्या? बिजली का ऑर्डर है, मेरी बात सुनो, बिना ऑर्डर मेरी बात सुनो सर। मैं भी सुबह फॉर्म लेके आए, बोलते कि नहीं करवाना तो आप लिख के दे दो, तो मैंने बोला जाओ। मुंबई में मेरा फ्लैट में मैंने मना किया है, उनको पूछा गया आपको करवाना है नहीं करवाना है, हमने मना किया, हो गया। यहाँ का मैटर अलग है, जयपुर की बात नहीं कर रहा हूँ सर। जयपुर का अगर ये नहीं लगवाना चाहते तो क्यों जबरदस्ती है? अरे आपका ऑर्डर ही रिजेक्ट हो चुका है, आपको पता ही नहीं है, आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो चुका है। और क्या है आपका ऑर्डर? फॉर्म निकाल के आओ, मोबाइल पे ऑर्डर को एक्सेप्ट बनाने, मोबाइल पे तो पर्ची कुछ भी लिख के दोगे, मैं क्या करूँ? मेरे को व्हाट्सएप नहीं चाहिए। हमारे ऊपर होता है कि हमको करवाना ही पड़ेगा, कंसेंट भी होगा, लेकिन अभी हमारे को कंसेंट चाहिए कि कंसेंट है कि नहीं है आपका। मुझे तो आप हमारे पास अबे यार वही मकान मिल लिया आपने। सब करेंगे नहीं। अरे यार एक मकान क्या होता है? से गली शुरू हुई, अरे वो इस तो कॉर्नर यार से गली शुरू हुई, इधर मकान यही पकड़ा है। अरे तो मकान आप नहीं पकड़ रहे। रैंडमली ऐसे बीच का कोई घर थोड़ी चूज कर सकते हो, जाओ सीक्वेंस भी करो, अपना और क्या? सीक्वेंस भी करो। कोई टाइम की वैल्यू नहीं है किसी के। आप लोग डिसीजन लीजिए, आपका प्लेन है ना ये। नहीं तो आप लोग डिसीजन लीजिए ना, मैनेजमेंट में कौन है आपका? आपका मैनेजमेंट कौन है? तो फिर आप लीजिए ना डिसीजन। कोई प्रोफेशनलिज्म आपकी चीज नहीं है यहाँ पे, 1% प्रोफेशनलिज्म नहीं है यहाँ पे। नहीं तो इनको कुछ करना चाहिए ना, अथॉरिटी तो इनके पास है ना, अथॉरिटी हमारे पास नहीं है। मैंने बोल दिया अपनी रूल बुक मुझे दिखा दो, मुझे बनेगा बेड से नहीं बनेगा मैं चली जाऊंगी, यात्रा करते बनेगा तो नहीं दिखा पा रहे हैं। हाँ आप तो जनता के प्रतिनिधि है ना, बिल्कुल है। आपका काम हमें परेशान करना नहीं है। Exactly। अब अगली फ्लाइट लेके आ जाइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मिनट हम भी सुनो, हम भी इससे क्यों जा रहे होंगे जब इसमें फर्स्ट क्लास नहीं है, मेरी सुविधा नहीं है, तो मैं क्यों जा रही हूँ? कोई तो कारण होगा। ऐसा है, आपका राइट नहीं है फर्स्ट क्लास। भैया सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा राइट फर्स्ट क्लास का है। सुनिए, आपको इतना मॉरल कॉम्पस होना चाहिए कि अगर आपकी वजह से एक आदमी और भी परेशान हो रहा है, यू शुड ओन अप बिकॉज यू आर द लीडर। आपको इस बात की शर्म नहीं है कि 50 लोगों को यू हैव हेल्ड पीपल एट रैंसम। बिल्कुल ठीक लैंग्वेज बोल रहा हूँ आपसे, मैं बहुत इज्जत से और प्रेम से बात कर रहा हूँ। यू हैव बीन शर्म करनी चाहिए। जी बिल्कुल। बढ़िया मुद्दा ये होना चाहिए कि युवाओं को रोजगार है कि नहीं। हमारे तमाम नायकों के साथ किस तरह का व्यवहार किया, उस पर का डिस्कशन हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को दर्द हो रहा है, अब आई हो रहा है, बिल्कुल दर्द हो रहा है। आपको नहीं बोलने चाहिए। किस तरह के आरोप अगर आप लगाएंगे तो मुझे लगता है आप मेरे स्टूडियो से बाहर चली जाइए। मैंने आपको औरंगजेब पर बहस करने के लिए एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? आपने ये वीडियो तो जरूर देखी होगी, अगर नहीं देखी तो कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए। ये है आईपीएस अंजना कृष्णा। हाल ही में महाराष्ट्र के सोलापुर में इनकी पोस्टिंग हुई। यहां उन्होंने देखा कि बड़े स्तर पर लाल मिट्टी का अवैध खनन चल रहा है, ट्रकों में मिट्टी भरकर लाखों में बेची जा रही है। अंजना जी तुरंत मौके पर पहुंची और कार्यवाही की। उन्होंने साफ कह दिया ये गैर कानूनी है और अब ये बंद होगा। तभी वहां मौजूद लोगों ने कहा साहब से बात कर लीजिए, और कॉल लगाया गया खुद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को। अब डिप्टी सीएम साहब ने किस टोन में, किस अंदाज में अंजना जी से बात की, ये तो आप सब ने वीडियो में देखा। धमकी भरे शब्द, दबाव डालने वाली भाषा, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक अधिकारी नेताओं की चमचागिरी करने के बजाय अपना फर्ज निभा रही थी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। इस बहस के बाद अचानक आईपीएस अंजना कृष्णा के डॉक्यूमेंट पर सवाल उठा दिए गए। एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने यूपीएससी सचिव को पत्र लिखकर उनके डॉक्यूमेंट की जांच की मांग की है। अब सोचिए, देश में पहले से ही इतने आईएएस और आईपीएस अफसर हैं जिनके चयन पर वाकई शक किया जा सकता है,
लेकिन जांच किसकी हो रही है और क्यों, ये आपको खुद ही समझ आ गया होगा। और फिर लोग कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से काम नहीं करता। जवाब तो ये वीडियो खुद ठीक कर देता है कि क्यों नहीं करता, और फिर अगर कोई करना चाहे तो उसे कैसे करने नहीं दिया जाता। My turn. May I come in, sir, madam? Yeah, sure. Thank you, sir. Thank you very much. Madam. Yes, sir. Thank you, madam. Who is calling? Okay. Yes, sir. So why did you leave your previous job? Actually, my previous job, I did not leave my previous job. They physically pushed me out. Like that, they pushed me. I also gave one. Okay, then tell me, what will you do if there is night shift? If there is a night shift, sir, I will sleep. I will sleep. Yeah. And can you take pressure? Yes, I can take pressure. Where exactly you want me to take pressure? Where do you Again calling. Yes, sir. Yes, madam. Where do you see yourself in 5 years? In 5 years, I see myself in some better company. Good company, not this. I got the job. I think I got the job. Thank you, sir. Thank you, madam. Thanks a lot, and I would. Okay, take your phone. Take your phone. Thank you very much. Got the job. नाश्ता में खाली कुरकुरा था हमारे, तो वो भी नाश्ता लोग बोला है कि वहाँ सत्व घोर कर मिलेगा, तो सत्व भी नहीं मिला है। सत्व घोर के मिलना मिला, दूसरा के बोतल से पानी भर के पी के चल रहा है। झूठ बोला था फिर हुए बात। ये देखिए किस तरीके से खाली कुरकुरा है, कुछ ना मिला, कुछ ना, हाँ खाली कुरकुरा है। तो आपको क्या बोल के ले आए लोग कि कुरकुरा खाली देंगे? पता नहीं, बोला था चलिए जो मिठाई उठाई मिलेगा, मिठाई के बाद में तो यही मिल रहा है। खाली कैसे लग गया आपको? तो नाश्ता लोग ले रहा था ना, हाँ। तो लोग छीना छीनी कर रहा था, तो उसी में हाथ से गादी मार लिया। आपको भी लग गया? हाँ। तो नाश्ता मिला है? नाश्ता नहीं, बादाम खरीद रहे हैं। आप अपने से खरीदे? हाँ, आपको नाश्ता न मिला? ना नाश्ता नहीं मिला। आज के आई लवा? आज मोदी जी। मोदी जी कौन है? हम नहीं जानते हैं, कमाए के खाए ना। देखिए ये जो मोदी जी का रैली है उसमें क्या क्या मिला है? ये तो तू खाइबो ना करती होगी हो। ये भुजिया हुआ ये 5 रुपया, गिनते चलो। ये हुआ मिक्सचर 5 रुपया, 10 रुपया। ये हुआ हरा मटर 15 रुपया। ये हुआ मिक्सचर 20 रुपया। ये हुआ चना जोर गरम 25 रुपया। ये हुआ हरा मटर 30 रुपया। ये होगा बाउंसर बॉन 35 रुपया। टोटल 35 रुपया के आपको मिला है ना? ये मिला है। आज के पत्रकार प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष श्रीमती संध्या पवार जी, पूर्व जिलाध्यक्ष सलाम जी, वरिष्ठ बीजेपी के नेता श्री देवांगन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे मरकाम दादा, और मेरे समक्ष उपस्थित हमारे मीडिया पत्रकारगण और हमारे महामंत्री, मैं सबको अभिनंदन करता हूँ। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, हमारे छत्तीसगढ़ में घोटालों का अंबार लग गया है। भाजपा शासनकाल में आप विगत समय सुने भी होंगे, भाजपा शासनकाल में शराब घोटाला, कोल आवंटन घोटाला, पीएससी घोटाला, न जाने कितने घोटाले बीजेपी शासनकाल में हुई है। मोदी जी, मेरे मम्मी पापा हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, आज तक मैंने उनके बीच में कभी प्यार नहीं देखा। कि अगर आप जो कह रहे थे वही होते तो आज आप यहाँ नहीं होते। सब समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा मोदी जी, ये बताइए बॉलीवुड में आपकी फेवरेट हीरोइन कौन सी है, उसका नाम बताइए। मैं नाम कहूंगा तो कईयों के साथ अन्याय हो जाएगा। कईयों के साथ अन्याय हो जाएगा या इटली में कोई नाराज हो जाएगी। अच्छा मोदी जी, प्रधानमंत्री बनने से पहले आपने वादा किया था कि काला धन ला के 15-15 लाख रुपया सबके अकाउंट में जाएगा। 10 साल हो गया, अभी तक
कुछ आया नहीं, कब आएगा? क्या सोचने लगे बताइए, कब मिलेगा हम लोग को पैसा? मुझे तो निकलना पड़ेगा, मेरा काम है। अचानक काम आ गया आपको? अरे दे देते मोदी जी पैसा, तो कम से कम गांव से शहर आके एक अच्छे कॉलेज से पढ़ाई कर लेते हैं। नहीं, हमारे पास पैसे वैसे नहीं है, कहीं जाना वाना नहीं है, अपने गांव में ही रहो। ठीक है, कोई बात नहीं। मोदी जी, आज आपके लिए एक सरप्राइज है। आज आपके पॉडकास्ट के ठीक बाद मेलोनी जी का पॉडकास्ट है, वो बस पहुंचने ही वाली होगी। लो, उनका फोन भी आ गया। काफी लंबी उम्र है इनकी। हाँ मेलोनी जी, अच्छा गेट पर है, बस 2 मिनट में आ गए। अरे मोदी जी, आप कहाँ चल दिए? मैं जा ही रहा था। स्कूल में बच्चों से पिरामिड ऑफ गीजा के राज छुपाए क्यों गए? कौन से राज? स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड। और पिरामिड ऑफ गीजा के कोऑर्डिनेट्स हैं 29.9792 डिग्री नॉर्थ। एग्जैक्टली सेम डिजिट्स, सेम ऑर्डर। कोइंसिडेंस? लोग किसी बात की असलियत तक ना पहुंच जाए, इसलिए अक्सर उसे कोइंसिडेंस बोल के बात को दबा दिया जाता है। खैर, और सुन, अगर तू पिरामिड्स के बेस पेरीमीटर को लेता है और उसे हाइट से डिवाइड करता है तो पता है आंसर क्या आता है? क्या? 2 पाई। उस टाइम पे भी लोगों को पाई मालूम था? यस। और पिरामिड में 2.3 मिलियन स्टोन्स लगे हैं। एक स्टोन का वेट 2.5 टन से भी ज्यादा। 4,500 साल हो गए, ना सीमेंट यूज हुई ना कोई स्टील, लेकिन फिर भी टिके हुए बिना किसी इशू के। 4,500 साल पहले ये सब कैसे हो सकता है? हमें तो बस स्कूल में यही पढ़ाया गया है कि इन पिरामिड्स के अंदर मम्मीज को रखा जाता था। ना कोई मम्मी मिली अंदर, ना कोई राइटिंग। एक मम्मी खुफू की कॉफिन चेक भी करी, एकदम खाली। कोई समझ ही नहीं पाया कि ये स्ट्रक्चर बनाए क्यों गए थे। ओह माय गॉड। और फाइनली सबसे शॉकिंग बात, तीनों पिरामिड्स ऑलमोस्ट एग्जैक्टली अलाइंड है और आयरन बेल्ट से। व्हाट? क्या ये पिरामिड्स कोई टाइम कैप्सूल का डोरवे हो सकते हैं जो अल्ट्रा मॉडर्न सिविलाइजेशन ने हजारों साल पहले बनाए हो इस धरती पे आने के लिए? ये तो पता नहीं, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जो कुछ भी हम बच्चों को अभी तक पढ़ाया गया वो पूरी तरीके से सच नहीं है। कुछ ऐसी एंशिएंट टेक्नोलॉजीज हैं जिनके राज हमसे अभी तक छुपाए गए हैं। अंकल जी, रूम चाहिए किराए पे। भैया 5 लोगों को रूम नहीं दे पाएंगे। अरे अंकल, पैसा बढ़ा दे देंगे। हाँ तो 10,000 पड़ेगा। अरे 15,000 देंगे। अच्छा, आ जाओ, कमरा दिखाएं। भाई सब लोग पैसे दो, अंकल को एडवांस पैसा देना है। भाई मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, हम पैसा नहीं दे पाएंगे। ऐसा है, बोरिया बिस्तर उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। घर में था। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? अरे भैया हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। अरे भैया हुआ क्या बताओगे? अंकल जी, हम लोग कहाँ बांधे हैं? तुम साले चारों लौंडो हमारी चारों लौंडियों को फंसाए हो। कौन बताया है आपको? वो तुम्हारा 5वां दोस्त जिका तुम कल रूम से निकाल दिए रहो। अरे हम लोग तो आपकी लौंडियां फंसाए, वो साला आपकी बीवी फंसाए। देख इसको, एक पैसे का काम नहीं है, गाड़ी लेके खाली इधर से उधर उधर से इधर दिन भर घूमते रहता। बाप इतना पढ़ा के भी एक काम का नहीं है। अरे इससे अच्छा घर पे तो बैठ के रहना ना इनो। देखो भाई, कितना आराम का मामला है साहब का। अच्छा, इतना बाप पढ़ाया फिर भी घर में सो के रहता। कम से कम सरकारी नौकरी की तैयारी करना, कहीं कोचिंग करना, वो है नहीं। आजकल के बच्चे ही ऐसे। देखो, पहले पढ़ाई कर ली है, अब ऑनलाइन कोचिंग चल रही सरकारी नौकरी के वास्ते। अरे अपने लोगों को कौन सी सरकारी नौकरी मिली थी? अरे इतना मेहनत करने से अच्छा कम से कम एक प्राइवेट नौकरी में काम करता, या फिर किसी के पास में एक नौकर रह जाता। देखो, इतना पढ़ लिख के 5-10 हजार के वास्ते चप्पल की दुकान में नौकरी कर रहा है। इससे अच्छा खुद के खेत में जाके मेहनत करा तो जमता। देखा, खेत में काम कर रहा है ना। अरे जब खेत में काम करने का था तो इतनी पढ़ाई करने की जरूरत क्या थी? इसके वजह से पूरे गांव में बेइज्जती हो रही इसके बाप की। इससे अच्छा है शर्म से मर जाना है ना। बहुत अच्छा था जी बेचारा, बहुत कम उम्र में चले गया। अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी था इसको। भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, सरफरोशी की तमन्ना। अंग्रेज आ गए। हम आजादी नहीं दिला पाए। फिक्र मत करो, आगे आने वाली पीढ़ियां हमारे बलिदान को, हमारे विचारों को अपनी बातों में हमेशा रखेंगे। You know what, Vineet? I hooked up with him last night and he's such a red flag. विनीत ना, लास्ट वीक मैंने भी उसके साथ हुकअप किया था। भाई साहब, पता है मुझे अगले दिन टेक्स्ट करके बोल रहा है कि 2 मिनट बहुत ज्यादा टाइम होता है। बड़ा रेड फ्लैग डूड। चमचा नंबर 1, देश के आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जर्मन
पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे। अच्छा। चमचा नंबर 2। मैं हमेशा कहती हूँ जैसे कि श्री राम की सेना थी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात श्री राम का अंश हैं। केंद्र में भाई नरेंद्र मोदी जो कि शिव का अवतार है। इसलिए नरेंद्र मोदी आने वाले समय में पूजे जाएंगे भारत में। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। भाई सच में इसे लगने लगा है। क्या बात कर रहे हैं? ये देखो, इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता तो मैं कन्विंस हो चुका हूं, मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। 2014 से पहले भारत आजाद हुआ, ये नहीं सच है कि 2014 में आजादी की अनुभूति 2014 में। कौन है ये लोग? और मैं बताना चाहता हूं 2014 से पहले जो मैं बोल चुका हूं वो फिर रिपीट कर रहा हूं, ये देश आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था। अरे बस कर। और अब इसे वास्तविक सेकुलर राष्ट्र कहा जा रहा है। अगर मेरे बयान पर किसी को आपत्ति है तो दुनिया में एक सेकुलर देश बता दे जहां ट्रिपल तलाक। आंसू जी ने कहा कि 2014 में आजादी का एहसास हुआ, क्यों हुआ उसका कारण खोजिए। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, इनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की मां है जनसंघ, जनसंघ की मां है हिंदू महासभा और आरएसएस। हिंदू महासभा और आरएसएस से इनकी पार्टी का जन्म हुआ है। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो हिंदू महासभा और आरएसएस अंग्रेजों के साथ थी, आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थी। पकड़े हैं। इसलिए जब देश आजाद हुआ तो देश की जनता ने इन्हें नकार दिया। इनकी कहीं एक सीट आती थी, कभी 2 आती थी। कृपया बोलने दें, कृपया बोलने दें। और 1990 में जाके नकार रखा था आपको। आपकी पार्टी को कोई गंभीरता से नहीं ले सकता था क्योंकि ये अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दिलवा के उन्हें सजा करवाते थे। जब भारत का संविधान लागू हुआ इन्होंने उसका विरोध किया। जब तिरंगा झंडा फहराया गया इन्होंने उसका विरोध किया। आरएसएस के मुख्यालय पर 2002 तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। 2001 में 2 नौजवानों ने जाकर तिरंगा लगा दिया तो आरएसएस ने उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया, जेल भिजवाया उन्हें। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पार्टी जी अब क्योंकि लास्ट बोल रहा हूँ। जी 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 कृपया। जब 1990 में इन्होंने हिंदू मुसलमान करके, मस्जिद पे प्रहार करके, मंदिर मस्जिद करके और सरकार बना ली, 14 तक में इनकी फुल मेजोरिटी की सरकार आई है, तो इन्हें तब लगा कि अब देश आजाद हुआ है। क्या तो जानते हैं पुलिस की या फिर पैरामिलिट्री की सभी रैंक्स के बारे में। सबसे पहले रैंक होती है बॉटम रैंक, कांस्टेबल की रैंक होती है। इसके बाद प्रमोशन होके बनता है हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल में आप देख सकते हैं कि आर्म पर 3 फीट यहाँ पर लगी हुई है। इसके बाद में प्रमोशन होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर। इसमें कंधे पर 1 स्टार होता है और 1 रिबन होता है। नेक्स्ट रैंक है सब इंस्पेक्टर की, 2 स्टार और 1 रिबन। नेक्स्ट रैंक है इंस्पेक्टर की, 3 स्टार और 1 रिबन होता है। और नेक्स्ट रैंक है एसीपी की या फिर पैरामिलिट्री बोलते हैं इसको, असिस्टेंट कमांडेंट। दोनों के रैंक में एक जरा सा अंतर होता है। यहाँ पर जो रिबन है ब्लू और रेड कलर का वो नॉन गजेटेड पोस्ट को दिखाता है, ये गजेटेड रैंक होती है तो इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट रैंक है यहाँ पर कमांडेंट की, पैरामिलिट्री फोर्सेज में इस रैंक को कमांडेंट का पद कहा जाता है। इन दोनों के बीच में एक पद आता है डेप्यूटी कमांडेंट का। इसके बाद नेक्स्ट रैंक होती है डीआईजी की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 अशोक है और कंधे पर 3 स्टार आपको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट रैंक आती है इंस्पेक्टर जनरल की, जिसमें कि आपके पास 1 स्टार होता है और 1 क्रॉस स्वॉर्ड होती है। उसके बाद नेक्स्ट रैंक होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की या फिर एडिशनल डायरेक्टर कह सकते हैं। और स्पेशल डीजीज भी इसी रैंक को वेयर करते हैं। इसमें आपको 1 अशोक स्तंभ दिखाई दे रहा है और 1 क्रॉस स्वॉर्ड दिखाई दे रही है। यूनिफॉर्म जॉब्स में से सबसे बड़ा सर्वोच्च पद होता है डीआईबी का, जिसमें आपको शोल्डर पर दिखाई देगा 1 अशोक स्तंभ, 1 स्टार और 1 क्रॉस स्वॉर्ड। इस तरह से आपने जाना सभी रैंक्स के बारे में। वेद है तो इनकी सरकार कैसे वेद हो सकती है? हमारे ही वोटों से तो सरकार बनी है। बेटू स्कूल जाते हो? हाँ जी। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? यहीं से पार्क। शेयर पार्क में? हाँ। आपका घर भी टूट गया? हमारा घर भी टूट गया। किताबें कहाँ हैं आपकी? हमारी तो सब इसी में दब गई। किताबें दब गई आपकी? सब दब गई। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटू आप? 12th में पढ़ती थी। बोर्ड एग्जाम है? हाँ अभी गई थी मैं 12th में। सब इसी में दब गया, पढ़ाई भी इसी में दब गई, घर भी इसी में चला गया। हम तो इसी मलबे के ऊपर रह रहे हैं। जो झुग्गी वैसे नाले के पास बसी थी और रेलवे के पास बनी थी, उन झुग्गी को हटाया। ये झुग्गी कौन सी फ्लाईओवर पे बनी थी जो इनको तोड़ा गया? बेटू आपका नाम क्या है? पूरा नाम बताओ आप। हमारा तो अब कोई नाम ही नहीं बचा। हमारे तो सब डॉक्यूमेंट इसी में दब गए। अब क्या नाम रहेगा हमारा? जब घर नहीं है, कागज नहीं बचे, अब तो ये एड्रेस का भी कुछ नहीं है, तो अब क्या नाम है हमारा?
कुछ नाम नहीं बचा। ये लड़की देखिए, ये भी हमारे साथ रात में यही गुजारती है। रात में 3 बजे बुलडोजर चला है, हम लोग घर पे सो रहे हैं, हमारे सामान नहीं निकाल पाए। कौन सा सरकारी काम रात में 3 बजे होता है? दफ्तर 10 बजे खुलते हैं। दूसरे दिन सुबह डिवीजन बेंच में हमारी हेयरिंग थी, इन्हें पता था 10 बजे का मैटर लगा है, इन्होंने 3 बजे बुलडोजर चला दिया इस डर से कि कहीं इन्हें स्टे ना मिल जाए। हम लोग रात में कोर्ट के बाहर आपकी किताबें भी दब गई, सब दब गए, आई कार्ड हम तो कुछ भी नहीं है, बस हम तो एक ऐसे ही रह गए, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। तो हमें तो रेखा गुप्ता ने ऐसा कर दिया, गरीबी हटाने आए थे मोदी जी, गरीबों को ही भगा रहे हैं तो देश से। सर क्या रामायण और महाभारत सिर्फ कहानी है? बेटे विडंबना ही है कि कभी हमारा इतिहास हुआ करते रामायण और महाभारत, आज हमें कहानियां नजर आते हैं और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि रामायण और महाभारत के स्थानों को जब हम भारतीय नक्शे में देखते हैं हमें देखने को नहीं आते। क्या आपको याद है कि भगवान श्री कृष्ण जब 5 गांव मांगने दुर्योधन के पास जाते हैं पांडवों के लिए, कहते हैं कि दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पसीना उठाएंगे। उन 5 गांवों के नाम क्या थे? तिलप्रस्थ, गजप्रस्थ, सोनप्रस्थ, पानप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। प्रस्थ मतलब शहर हुआ करता था, लेकिन ये 5 ही शहर आज हमें देखने को नहीं मिलते भारतीय नक्शे में, तो हमें सारी बातें झूठी और काल्पनिक लग लेती है। लेकिन कैसे नजर आएंगे आपको जब तिलप्रस्थ का नाम फरीद खान ने बदल करके फरीदाबाद कर दिया, जब गाजी खान ने गजप्रस्थ का नाम बदल करके गाजियाबाद कर दिया, सोनप्रस्थ का नाम बदल करके सोनीपत कर दिया, पानप्रस्थ का नाम बदल करके पानीपत कर दिया, इंद्रप्रस्थ का नाम बदल करके दिल्ली कर दिया। महाभारत का पांचाल क्षेत्र, जहां के पांचाल नरेश की बेटी पांचाली हुआ करती थी द्रौपदी, वो पांचाल क्षेत्र कैसे नजर आएगा जब फर्रुख खान ने उसका नाम बदल करके फरीदाबाद कर दिया। 51 शक्तिपीठों में से एक स्थान कीर्तेश्वरी देवी का स्थान है, वो कीर्तेश्वरी देवी का स्थान आपको आज नजर नहीं आ सकता क्योंकि उसका नाम मुर्शिद कुली खान ने बदल करके मुर्शिदाबाद कर दिया। भगवान परशुराम के पिता जमदाग्नि का जो आश्रम था उसको जमदाग्निपुरम कहा जाता था, आसपास के क्षेत्र को, लेकिन आज जमदाग्निपुरम आपको भारतीय नक्शे में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि जमदाग्निपुरम का नाम बदल करके जौनपुर कर दिया गया था जौन खान के द्वारा। बेटे आज हम मिर्जापुर को तो जानते हैं लेकिन हम विंध्यवासिनी को नहीं जानते। राइट टू आइडेंटिटी का है ये क्वेश्चन, राइट टू डिग्निटी का है। बेटे अगर हम आज अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? विदेशी आकर हमारे इतिहास के बारे में बताएंगे, लेकिन बताते भी है। मैक्स मूलर बोलता है, विलियम जोन्स बोलता है, विल्किंसन बोलता है, शोपेनहावर आकर के कहता है, शोपेनहावर आकर के कहता है कि उपनिषदों में जिस प्रकार की बुद्धि लब्धि पश्चिम कभी भी उस बौद्धिक स्तर को छू नहीं पाएगा। भारत में किसी से मिलो आप, हर इंसान चाइना को गाली देता है क्योंकि उसको ये सिखा दिया गया पिछले 4-5 सालों में पेट्रियोटिज्म के भावना ने कि चाइना को हमें गाली देनी है। चाइना ने एक जनरेशन में गरीबी अपनी कंट्री में खत्म करी है। हम बात करते हैं ह्यूमन डिग्निटी, डिक्टेटरशिप वर्सेस डेमोक्रेसी की। आप यहां से जाओ, बच्चे बेचारे सड़क पे पड़े हुए हैं, ठीक है, खाने को नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल पे भीख मांगने के लिए उनकी मां उनको भेज देती है, जा भीख मांग के पैसे लेकर आ, उससे हम खाना खरीद के खाएंगे। वो क्या बहुत डिग्निफाइड है? क्या ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं हम? कोई डिग्निटी नहीं है उसमें। तो when we talk about dignity, China has been able to finish off poverty in 1 generation। और उन्होंने they have been very harsh on people, उन्होंने बहुत अत्याचार करा है इस बात के लिए कि गरीबी खत्म करनी है। क्यों? क्योंकि हर इंसान जो पहले गरीब था, जो आराम की सड़क पे लेट के सोता था और आराम की जिंदगी लीड करता था, उसको तुमने धक्का मार के बोला कि काम कर, तो तकलीफ होगी। तो फ्री में बांटने से बेटर आपने क्या क्रिएट करा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी और उनको फोर्स करा कि जाओ काम करो। ये डिक्टेटरशिप का फायदा है। इंडिया में अगर आपने लोगों को बोल दिया ना जाओ काम करो, वो सरकार इलेक्शन हार जाएगी। फ्री 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 फ्री, ये फ्री ये फ्री ये फ्री, ये खाना फ्री हो गया तो नौकरी फ्री हो गया तो पानी फ्री हो गया तो घर फ्री। तो हर आपको पता है बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट के नाम के पीछे छिपी एक बड़ी अनोखी कहानी है। जैसे हमारा पटना का नाम पड़ा मौर्य और गुप्ता एम्पायर की राजधानी पाटलिपुत्र से, विश्व परिषद नालंदा का नाम पड़ा है नालंदा यूनिवर्सिटी से, माँ सीता का जन्म स्थान से बना सीतामढ़ी, साथ ही शिहोर का मतलब होता है शिव का घर, जहाँ है प्राचीन देवपुरी का मंदिर। वहीं चंपारण का नाम रखा गया चंपक अरण्य से, जिसका मतलब है फॉरेस्ट ऑफ चंपा ट्रीज। भागलपुर बना भगदकपुरम से, जिसका मतलब है सिटी ऑफ गुड लक, और पूर्णिया का मतलब है पूर अरण्य यानी पुराना जंगल। भोजपुर का नाम आया परमाना डायनेस्टी के राजा भोज से, साथ ही सरन बना संस्कृत के शब्द सारंग यानी हिरन से। वैशाली का नाम पड़ा महाभारत के दौरान रहे राजा विशाल पे, और बेगूसराय को नाम मिला मुगल एरा की बेगम सराय से। किम्मोर का नाम आया किम्मोर पहाड़ियों से, तो वहीं रोहताश का नाम पड़ा राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहिताश जी पे। मुगल शासक औरंगजेब के नाम पर रखा गया औरंगाबाद, तो वहीं किशनगंज का नाम रखा गया मुगल दरबारी किशन राय के नाम पर, जहाँ जम्मू जुड़ा है वानर सेनापति जम्मावंत जी से। वहीं मुंगेर जाना जाता है मुगदादगिरी के नाम से, जहाँ मुग्ध मतलब मूंग दाल और गिरी का मतलब पहाड़ होता है। साथ ही लखीसराय का नाम पड़ा है भाई लखी राय बंजारा के नाम पर।